हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो लेक्चर में। टुडेज़ टॉपिक इज़ इंश्योरेंस। ये एक नया टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक के बारे में इसकी मीनिंग, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसके अलावा इसके मेन फीचर्स क्या हैं, एंड साथ ही साथ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी गारंटीज अनदर पार्टीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक एक्सीडेंट्स और अदर इवेंट्स। कभी भी जब दो पार्टीज़ के बीच में इंश्योरेंस होगा तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेगी? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर लॉसेस, या फ्यूचर में अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके अगेंस्ट वो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। यही होता है इंश्योरेंस में। The main parties involved are the insurer providing the insurance cover and the insured or the policy holder who receives the coverage in exchange for the premium। दो पार्टीज इन्वॉल्व रहेंगी यहाँ पे। कौन कौन सी? पहले तो हो जाएगी आपकी इंश्योरर, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो पॉलिसी को बेच रही है, यानी बेसिकली द इंश्योरर विल बी द सेलर ऑफ द पॉलिसी, एंड द अदर पर्सन इज द पॉलिसी होल्डर और द इंश्योर्ड पर्सन जो कि पॉलिसी को परचेज करेगा, ही विल बी द बायर ऑफ द पॉलिसी। Further, insurance is a contractual agreement between the insurance company, the insurer, and the insured or the assured, the policy holder। दो पार्टीज हैं, एक है इंश्योरर, दूसरी है इंश्योर्ड या फिर एश्योर्ड। ठीक, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा और उस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में इंश्योरर जो होगा वो इस बात में गारंटी करेगा कि जब कभी भी आपको लॉस होता है, यानी लॉस होता है इंश्योर्ड पर्सन, अगर इंश्योर्ड पर्सन कोई भी लॉस होता है तो उस केस में ही विल प्रोवाइड दी इंश्योरेंस कवर। बट ये इंश्योरेंस कवर जो होगा, ही विल बी प्रोवाइडिंग दिस इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। यानी जब कभी इंश्योर्ड या एश्योर्ड पर्सन जो है प्रीमियम पे करता रहेगा, उसी के अगेंस्ट में उसको इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम अमाउंट दिया जाएगा। Just read this line. The line says, the insurer agrees to compensate the insured for the financial losses caused by the specific events in the future. In exchange, the insured pays the premium periodically। जो प्रीमियम है वो पीरियोडिकली पे होना चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ द एश्योर्ड पर्सन। अब ये पीरियड जो होता है, इट कैन बी एनुअली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। Now next, let's discuss about the features of the insurance one by one. The first feature says it is a contract for compensating losses. Exactly, the assured person suffers any kind of loss, provided that is covered under the terms and conditions of the insurance contract, they will be covered under the losses. Next says premium is charged for the insurance contract। जब कभी भी दो पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस होगा तो हमेशा इंश्योर्ड पर्सन कुछ ना कुछ अमाउंट प्रीमियम के बेसिस पे पे करता रहेगा। द पेमेंट ऑफ द इंश्योर्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इन द इवेंट ऑफ लॉस। अभी क्या है? पेमेंट ऑफ द इंश्योर्ड, यानी इंश्योर्ड पर्सन जो है उसको पेमेंट मिलेगा एज पर द एग्रीमेंट इन द इवेंट ऑफ द लॉस। जो भी एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं उसी के बिहाफ पे उसको पेमेंट दिया जाएगा, पेमेंट ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट या पेमेंट ऑफ द कवर ऑफ द पॉलिसी। Next point says it is a contract of good faith. Good faith, there should be mutual faith between the insured person and the insurer। यानी इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना होना चाहिए। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों पार्टीज़ को आपस में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सक्सेसफुल माना जाएगा। यानी अगर बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को ये बेनिफिट मिल रहा है कि एज अ पॉलिसी होल्डर उसको नए कस्टमर्स बनाने को मिल रहे हैं, और बीइंग अ पॉलिसी होल्डर एक कस्टमर को ये बेनिफिट मिलता है कि अगर कभी भी लॉस होता है तो लॉस वाले केस में उसको उसका इंश्योर्ड अमाउंट गारंटी के साथ वापस दे दिया जाता है। फर्दर, इट इज़ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंपनसेटिंग लॉसेज। फ्यूचर में अगर कोई भी लॉस होता है, इन दैट केस द पॉलिसी होल्डर विल बी प्रोवाइडेड द कंपनसेशन अमाउंट। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लॉस ऑफ फ्यू अमंग मैनी। अगर कभी भी आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आप अपने लॉस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं
स्प्रेड अक्रॉस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी इंश्योर्ड पर्सन की या जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो हर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस वो डिफरेंट कंपनी से करा सकता है, और इस तरीके से अपने रिस्क को वो क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर दे रहा है, अपने रिस्क को वो स्प्रेड अक्रॉस कर दे रहा है ऑन टू नंबर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। Next point says the occurrence of the loss must be accidental. In this case, it is very important कि जो भी आपको लॉस हो रहा है दैट शुड बी एक्सीडेंटल। वो आप इंटेंशनली ना करके वो जैसे जो भी लॉस होता है आप जानबूझ करके वो लॉस खुद को ना सफ़र करवाएं। सच लॉस शुड ऑलवेज बी ऑन एक्सीडेंटल बेसिस। एंड द लास्ट फीचर सेज इंश्योरेंस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द पब्लिक पॉलिसी। जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी यानी कि पब्लिक बेनिफिट की जो पॉलिसी बनाई गई है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इट शुड बी इन लाइन विद दैट पॉलिसी और इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द पब्लिक पॉलिसी। यानी किसी भी पॉइंट पे उस पब्लिक पॉलिसी को आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अपोज ना करे किसी भी तरीके से। Now let's move on to the functions of the insurance. The first function says it provides as a medium of risk management. The primary functions of the insurance is to manage the risk. Insurance helps the individuals and organizations to protect themselves against any potential losses. जो भी रिस्क अराइज हो सकता है फ्यूचर में उसके अगेंस्ट आपने पहले ही खुद को प्रिपेयर कर लिया है। यू हैव प्रोवाइडेड अ काइंड ऑफ प्रोविजन फॉर योर सेल्फ बाई परचेजिंग और एंटरिंग इन टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब कभी भी आपको फ्यूचर में लॉस होगा आप उसके अगेंस्ट खुद को तैयार कर चुके हैं और आप उसके अगेंस्ट खुद को कंपनसेट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज providing financial security. Insurance provides financial security to the individuals and organizations by compensating them for any losses that may occur. Again, a policy holder, being it an individual or being it a company, दोनों केस में the entity which is purchasing the policy it gets a financial security। कैसे मिल जाएगी financial security? क्योंकि उसको अब अपने losses के against में compensation मिल जाएगा अगर कोई भी उसको लॉस होता है फ्यूचर में तो। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट होती है इंश्योरेंस से, लेट्स फाइंड आउट। इंश्योरेंस प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द बिजनेसेस and individuals which allows them to take risk and invest in the new ventures। जब कभी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो क्या होता है, यू गेट अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर लॉसेस विच अलाउ यू टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क। यानी करंट बेसिस पे आप रिस्क ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं इनटू योर न्यू बिजनेस और न्यू स्टार्टअप्स, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास फ्यूचर के लिए एक प्रोविजन तैयार हो चुका है बाय परचेजिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। Next function is spreading of risk. Insurance spreads risk among large group of people which reduces the financial burden of any one individual or organization। जब कभी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे तो आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देंगे, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इनटू द फीचर्स। डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है या आपके पास एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो आप हर एक प्रॉपर्टी का अपने हर एक असेट का अलग अलग इंश्योरेंस करा सकते हैं और अपने रिस्क को भी आप स्प्रेड ओवर कर सकते हैं इनटू नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। लास्ट फंक्शन सेज एनकरेजिंग ऑफ सेविंग्स। इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग्स बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड सिक्योर वे टू इन्वेस्ट मनी। अब जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट होता है, जो मेच्योर्ड अमाउंट होता है, जिसको हम कवर पॉलिसी अमाउंट भी बोलते हैं, तो अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं फ्यूचर में, यानी आप चाहते हैं कि कंपनी आपको इन द इवेंट ऑफ लॉस आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करे, तो आपको उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पॉलिसी। तो इस प्रीमियम के लिए यू गो फॉर सेविंग्स। आप कुछ पैसे हमेशा बचाते रहते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे ताकि आप प्रीमियम को कवर अप कर पाएँ, और इससे क्या होता है, यू गेट द सेविंग हैबिट अमंग द पब्लिक में एक सेविंग हैबिट इंकरेज होती है बाय preparing them to pay for the premium amount। Now coming on to the most important topic, that is the principle of insurance। Principles of insurance में कुल मिला के आपके 7 principles हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो 7 principles में the first one is principle of utmost good faith। Utmost good faith means that there are two parties, insurer and the insured। assured person जो भी है, आप उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फेथ बना होना चाहिए।
Now let's understand what does it says. The principle of utmost good faith states that both the parties of the insurance contract should have a good faith towards each other. The principle requires that both the parties to be transparent towards each other. If the insured fails to disclose the material facts during the formation of the contract, the insurance contract would be voidable at the option of the insurer. ठीक है, कह रहे हैं कि जो इंश्योर्ड पर्सन है यानी जो पॉलिसी होल्डर है, अगर वो किसी भी टाइम पे या जब पॉलिसी जब परचेज होती है, जब बनती है इंश्योरेंस पॉलिसी, उस टाइम पे अगर वो मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है, यानी ऐसी फैक्ट्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिसी से रिलेटेड हैं, अगर उनको डिस्क्लोज नहीं करता है या डिस्क्लोज करने में फेल हो जाता है, इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल, यानी उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं रहेगा. द सेम गोज विद द इंश्योरर, as they are also obligated to clear all the terms and conditions of the insurance contract. सेम अप्लाई होता है किसके लिए, इंश्योरर के लिए या इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो पॉलिसी को बेच रही है. उसमें क्या होगा, अगर किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्क्लोज करने में आपका इंश्योरेंस कंपनी फेल कर जाती है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को अपने पार्ट पे वॉइडेबल ठहरा सकते हैं, यानी आप उसको अमान्य कर सकते हैं. यू कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड. Now let's understand with the help of an example. The example says Mr. X, a heavy drinker and a smoker, took a health insurance policy. He failed to disclose his tobacco consumption habit to the insurance company. Later in his life, he was diagnosed with the cancer. In this case, the insurance company will not be obligated to carry the financial burden because Mr. Ankit, okay, यहाँ पे मिस्टर अंकित हैं, या थोड़ा सा नाम का डिफरेंस हो गया है. मिस्टर अंकित विद हेल्ड क्रूशल इन्फॉर्मेशन विद हिज हैबिट, यानी कोई मिस्टर एक्स है या मिस्टर अंकित, यू कैन टेक एनी वन. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिसी परचेज़ की थी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ की थी, और इन्होंने ये बताना भूल गए या किस तरीके से ये फेल टू डिस्क्लोज दैट ही हैज़ अ टोबैको कंजम्पशन हैबिट. ही यूज टू कंज्यूम टोबैको ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. बाद में डिस्कवर ये होता है कि ही इज़ सफरिंग विद द कैंसर. ऐसे केसेस में क्या होगा, कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना भूल गए थे. आप इन्फॉर्मेशन छुपाना बताना भूल गए थे उस केस में. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज. अब प्रॉक्सिमेट का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी मीन्स वेरी नियर, यानी आपको ये तय करना है इस केस में कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी इवेंट हुआ है, उसका नियरेस्ट कॉज क्या था. लेट्स अंडरस्टैंड. व्हेन एन इंश्योरेंस when an insured person faces a loss that occurred because of two or more causes, then the most dominant and effective cause is the proximate cause. यानी अगर कोई भी लॉस अगर आपको होता है, यू आर द पॉलिसी होल्डर, और आप किसी भी लॉस से सफ़र करते हैं, उस केस में क्या होगा कि जो भी डोमिनेंट कॉज होगा आपके लॉस का, उसको कंसिडर किया जाएगा. इफ़ एन इंश्योर्ड फेसेस a loss because of more than two causes, then the insurance company will investigate the subject most recent cause of loss. However, if the immediate cause happens to be the other than what is the insurance policy states, then no compensation shall be provided to the insured. ठीक है, यानी अगर आपको जो लॉस हुआ है वो दो कॉजेज, दो से ज़्यादा कॉज के लिए हुआ है, तो इस केस में कंपनी जो होगी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन रखेगी, और इन्वेस्टिगेशन में एक सर्वेयर होता है, सर्वेयर आपके पास आकर के आपकी जो प्लेस ऑफ इंश्योरेंस है वहाँ पे आकर के आपके सब्जेक्ट मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है. तो जो रीसेंट कॉज होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा. लेकिन अगर जो आपको लॉस हुआ है उसका रीसेंट कॉज आपकी पॉलिसी में मेंशन नहीं है, उस केस में यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ क्लेम अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, a building wall was engulfed in flames and the local government ordered it to be dismantled. ठीक है, एक कोई बिल्डिंग थी, उसमें आग लग गई, और जो लोकल गवर्नमेंट थी वहाँ के, जो स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए, उसने ऑर्डर किया कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए. द एडजेसेंट बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन. ठीक है, जो उसके बगल में कोई बिल्डिंग रही होगी वो भी इस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो गई. द ओनर ऑफ द एडजेसेंट बिल्डिंग हैड अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. In this case, the owner of the adjacent building will get the insurance money as the fire is the nearest cause of the destruction and it is covered in the perils of the
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि कोई एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में आग लगी, आग लगने की वजह से उस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने गिरवा दिया। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि एक बगल में कोई बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को भी इससे नुकसान पहुंचा और इस बिल्डिंग के ओनर का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी थी इस बिल्डिंग के ओनर ने। ऐसे केस में ये बिल्डिंग का ओनर क्लेम अमाउंट को लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि ये जो कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन था, कॉज ऑफ लॉस था, ये फायर है और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में ये फायर का कॉज मेंशन होगा, इस वजह से उसको क्लेम अमाउंट दे दिया जाएगा। देयर इज अनदर एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस आल्सो। In a similar case, a fire damaged building wall collapsed because of a storm before it could be restored, causing damage to the next building. The owner of the next building had a fire insurance for the building. Here, the remote cause of the loss is fire, and the storm is causa proxima, hence, no compensation shall be made. इन दिस केस, इन द सेकेंड एग्जाम्पल, कह रहे हैं कि कोई एक बिल्डिंग थी, वहाँ पहले ही आग लग चुकी थी और आग लगने की वजह से उस बिल्डिंग को डिस्ट्रक्शन हो चुका था। सडनली क्या होता है कि स्टॉर्म आता है, तूफान आता है और तूफान में वो बिल्डिंग गिर जाती है। इस गिरने की वजह से बगल में कोई बिल्डिंग थी, उसको भी नुकसान पहुंचता है। अब नुकसान पहुंचने के बाद जो उस बिल्डिंग का ओनर है उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है। जो बिल्डिंग गिर गई है रिसेंटली, वो कंपनी के पास जा कर के क्लेम करता है कि बिकॉज ऑफ फायर वो ऐसा लॉस हुआ है, मुझे ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो आई नीड दैट कंपनसेशन अमाउंट। बट इस केस में जो कॉजा प्रॉक्सिमा है, यानी जो कॉज ऑफ द फायर है, जो कॉज ऑफ द इंसिडेंट है, दैट इज स्टॉर्म। जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ये फायर की वजह से नहीं हुआ है, ये स्टॉर्म की वजह से हुआ है, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से ही वो जो जली हुई बिल्डिंग थी वो गिरी है। सो इस केस में फायर का नाम कहीं भी नहीं आया है। इन सच केस यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड द कंपनसेशन अमाउंट। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस केस में आपको प्रॉक्सिमेट कॉज का कवरेज मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Let's understand. The principle of insurable interest states that the insured must have the insurable interest in the subject matter of the insurance. यानी जिस भी प्रॉपर्टी का या जिस भी असेट का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है देन यू कैन नॉट एंटर इनटू द इंश्योरेंस पॉलिसी। A person or an insured is said to have insurable interest in the subject if any destruction of the subject adversely affect the insured। यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब माना जाएगा किसी पर्सन का? अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी डिस्ट्रक्शन होगा तो आप उससे कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट होंगे, आप उससे कहीं ना कहीं बुरी तरीके से इफेक्ट होंगे, आप पे बुरा असर पड़ेगा उस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन टुक a life insurance policy for her husband. After a few months, the couple got divorced. ठीक है, एक वुमेन है, उसने अपने हस्बैंड के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हम केस ले रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो इस केस में क्या है, अ कपल गॉट डाइवोर्स्ड, कुछ महीनों बाद डाइवोर्स हो जाता है उन कपल का, एंड हस्बैंड डाइड बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, और हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाती है। In this case, the wife will get the compensation from the insurance company because at the time of insurance the husband was present. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा, ये हमने केस लिया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है और एट द टाइम ऑफ द इंश्योरेंस अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था उसमें, यानी हस्बैंड का वाइफ के डेथ के केस में उसको पैसा मिल जाता, और अगर वाइफ की डेथ होती तो हस्बैंड को पैसा मिल जाता है इस केस में। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जब वो पॉलिसी बनी थी, जब पॉलिसी में दोनों एंटर हुए थे, तो उस टाइम पे उन दोनों का एक दूसरे की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। ठीक, हालांकि बाद में डाइवोर्स हो गया, लेकिन इसके बाद भी हस्बैंड की डेथ के बाद वो जाती है और कंपनसेशन के लिए कंपनी से कहती है, और कंपनी क्या करेगी, उसको कंपनसेशन दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे तो इन दोनों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक दूसरे की लाइफ में था। बट दिस इज़ द केस ऑफ ओनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब हम बात करते हैं किसी
अदर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी की, यानी जनरल इंश्योरेंस में सब कुछ आपका आ जाएगा, ये आपके सारे जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं किसी अदर काइंड ऑफ इंश्योरेंस की, तो उस केस में ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। साहिल टुक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज आर्ट स्टूडियो। एक आर्ट स्टूडियो है, उसमें साहिल कोई ओनर है, उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है अपने स्टूडियो के लिए। इफ़ हिज आर्ट स्टूडियो फेसेस लॉस बिकॉज ऑफ द फायर, ही कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द सेम। अगर लॉस होता है और लॉस का कॉज क्या है, फायर है, उस केस में कंपनसेशन साहिल को मिल जाएगा। However, if he sells his art studio before the breakout of the fire, then he cannot claim the compensation for the loss by fire। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अगर आग लगने से पहले या ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे फायर इन्वॉल्व हो, उसके पहले ही वो अपने आर्ट स्टूडियो को बेच देता है, सेल आउट कर देता है, तो उस केस में उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अब इस केस में ध्यान दीजिएगा, जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की गई है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो स्टार्टिंग में उसका उस पर्टिकुलर स्टूडियो में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक। लेकिन जैसे ही वो बेच देगा तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द थर्ड पर्सन जिसको वो बेच रहा है, तो इस केस में वो क्लेम नहीं ले सकता। एंड सेम इज द केस विद मरीन इंश्योरेंस। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द लॉस। जब लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। अगला प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। द इंश्योर्ड ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन कवर द लॉस सफर्ड बाय हिम और हर अप टू द लिमिट ऑफ द अमाउंट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। All the life and marine insurance contracts are the contracts of indemnity. However, the life insurance contract is not a contract of indemnity because one cannot measure the loss arised on the death of the insured in terms of money। ठीक है, सो इंडेमनिटी क्या है, इंडेमनिटी का मतलब ही होता है कि जब कभी भी लॉस होगा, सम पर्सन सम थर्ड पर्सन विल प्रोवाइड यू द कंपनसेशन, यानी कभी भी लॉस होने के केस में आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको वो सफर्ड लॉस के अगेंस्ट पैसा दे दिया जाएगा। ठीक, इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, सारे मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो हैं एंड योर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, इन दोनों केसेस में देर इज़ ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपका इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को कवर अप किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस केस में इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि किसकी लाइफ ख़त्म होने की वजह से किसको कितना लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इस केस का मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको लॉस होगा, फॉर एग्जांपल से अगर कोई फादर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक, तो हो सकता है सबसे ज़्यादा लॉस उसके सन को हो, उसकी वाइफ को हो, लेकिन जो बाकी रिश्तेदार हैं उनको हार्डली एनी लॉस होता है, या यूँ कहें कि उनको कोई भी एक तरीके से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल लॉस जो होता है, कौन सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और कितनी वैल्यू का सफ़र कर रहा है, ये आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले केस में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if Kashish has insured his house against 8 lakhs and he suffers a loss of 5 lakhs, then the insurance company will pay him only 5 lakhs and not the amount of the policy 8 lakhs। जितने का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया हुआ है, यानी जितने की आपने पॉलिसी करवा रखी है, उसी के अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलेगा, उससे ज़्यादा का पेमेंट नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी चाहे जितने की भी हो, लेकिन जितनी अमाउंट का आपने पॉलिसी कराया है उसी के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन और भी आती है कि इंश्योरेंस अमाउंट की जो कंपनसेशन अमाउंट होता है, जैसे यहाँ 5 लाख है, तो 5 लाख का एटमोस्ट 90% तक ही आपको पे आउट होता है, इससे ज़्यादा पे आउट नहीं किया जाता है। 90 to 95 तक वेरी कर सकता है, बट मैक्सिमम कंपनीज 90% तक ही आपको कवर अमाउंट देती हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। According to principle of subrogation, after providing the compensation to the insured for the subject matter, the insurer gets every right against the third party।
दिस प्रिंसिपल इज अप्लाई टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडemnity। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब ये है कि जब कभी भी कंपनसेशन आप रिसीव कर लेते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो कंपनसेशन रिसीव करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी पे आप एक तरीके से अधिकार खो देते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो चुका है। कैसे होगा इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, अंकित टुक इंश्योरेंस फॉर हिज स्पोर्ट्स कार फॉर ₹10 लाख फॉर विच गॉट स्टोलन आफ्टर अ वाइल। अंकित है, कोई पर्सन है, उसने अपनी स्पोर्ट्स कार का इंश्योरेंस करा रखा है 10 लाख रुपए के हिसाब से, और वो कार क्या होता है बाद में चोरी हो जाती है। नाउ द इंश्योरर विल कंपनसेट द लॉस सफर्ड बाय हिम अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। हाउ एवर इफ सुकांत या अंकित जो भी है recovers his sport car later, the insurance company or the insurer will have full rights to the car। ठीक है, कोई पर्सन है, अगर उसकी कार चोरी हो जाती है और कार का उसने इंश्योरेंस करा रखा है, तो क्या होगा, चोरी के अगेंस्ट उसको पॉलिसी अमाउंट दे दिया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर बाद में उसको वही कार कहीं से रिकवर हो जाती है और रिकवर होने के बाद वो कंपनी के पास जाकर कहता है कि कार रिकवर हो चुकी है और मुझे अपना क्लेम अमाउंट आप वापस ले लो और दोबारा इसका इंश्योरेंस कर दो, तो इस केस में वो कंपनी आपके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब उस कार पे अधिकार किसका है, कंपनी का आ चुका है। ठीक है, कंपनी का आ चुका है क्योंकि आपको क्लेम अमाउंट रिसीव हो चुका है और कंपनी का पूरा पूरा राइट है कि उस कार को वो सीज करने के बाद चाहे जो भी उसके साथ वो करे। ठीक, सो दिस इज द केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। Now, next one is principle of contribution. Principle of contribution says that अगर आपने कभी इंश्योरेंस कराया है, ठीक, और आपने इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी का या एक ही असेट्स का आपने इंश्योरेंस कई जगह से करा रखा है, 2-3 जगह से करा रखा है, इन दैट केस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एन इंश्योरर हु हैज़ ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑफ द क्लेम to the insured has complete right to recover the proportionate contribution from the other insurer। ठीक है, अगर आपने 2 जगह से कराया है इंश्योरेंस या 2 से ज़्यादा जगह से कराया है, तो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम या जितना आपने पॉलिसी अमाउंट का इंश्योरेंस करा रखा है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, उसी के हिसाब से या उसी के प्रोपोर्शन में आपको कंपनसेशन दिया जाएगा आपके लॉस अमाउंट का। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मयंक बाइज एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ₹80,000 फ्रॉम द इंश्योरर एक्स फॉर 40,000 एंड 20,000 फ्रॉम वाई। ही सफर्ड लॉस ऑफ 30,000। ठीक है, कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है दैट इज़ 80,000। ठीक, 80,000 है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, और एक्स से, यानी एक्स क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है और वाई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है। इन दोनों से एक्स से उसने कराया है 40,000 का इंश्योरेंस और वाई से कराया उसने 20,000 का इंश्योरेंस, यानी कुल मिला के ये 60,000 का इंश्योरेंस अमाउंट है। ठीक है, यानी 80,000 की प्रॉपर्टी के लिए उसने 60,000 का इंश्योरेंस करा रखा है 2 कंपनी से अलग अलग, और उसको लॉस कितने का होता है, लॉस होता है 30,000 का। अब इस केस में कैसे इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स से वो कितना रिसीव करेगा, सम एश्योर्ड फ्रॉम एक्स। सम एश्योर्ड फ्रॉम एक्स इज 40,000। एक्स से उसने 40,000 का अमाउंट 40,000 की पॉलिसी परचेज करवाई है। ठीक है, परचेज कर रखा है एक्स से। नीचे क्या है, टोटल सम एश्योर्ड, कितने की पॉलिसी कराई है, टोटल 60,000 की, यानी 40 + 20 इज 60,000। 60,000 की पॉलिसी परचेज कर रखी है, जिसमें से एक्स को उसने सबमिट किया है कितना, 40,000, यानी एक्स ने प्रॉमिस किया है कि लॉस होने के केस में आपको हम 40,000 तक का कंपनसेशन दे देंगे। सो 40,000 अपॉन 60,000 यानी सम एश्योर्ड फ्रॉम एक्स अपॉन टोटल सम एश्योर्ड इनटू एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है, 30,000 रुपये का। ठीक, ये आ जाएगा आपका 20,000, यानी एक्स से आपको रिसीव होगा 20,000 रुपये। सेम तरीके से वाई का भी निकाल लेंगे। वाई का क्या हो जाएगा, सम एश्योर्ड फ्रॉम वाई इज 20,000 अपॉन टोटल सम एश्योर्ड 60,000 का इंश्योरेंस करा रखा है उसने, मल्टीप्लाइड बाई द एक्चुअल लॉस। इस केस में यू विल गेट 10,000। ठीक, तो ये 20 + 10 दैट विल बी 30,000। ठीक है, और 30,000 का ही लॉस भी उसको हुआ है इस केस में, ये वाला। ठीक, सो क्या है इस केस में, जितना आपसे कहा गया है कि जितना पॉलिसी में कंपनी ने आपसे कहा है कि इतने तक का आपको हम इंश्योर्ड अमाउंट दे देंगे, आप उसी के प्रोपोर्शन में ही अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन।
प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे आप, लॉस को मिनिमाइज करके चलेंगे, ठीक। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है, ठीक, यानी अगर वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुका है, तो इस केस में उसको जितना वो हो सके अपनी पॉलिसी अमाउंट के लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने अपनी कार का इंश्योरेंस करा लिया, तो कार का इंश्योरेंस कराने का मतलब ये नहीं है कि कार को वो मिस हैंडल करे या कार को बहुत ही रैश ड्राइविंग के तौर पे चलाए, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ऑल्दो यू हैव टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी, बट यू ऑलवेज हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। जितना हो सके आप लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। According to principle of mitigation, the insured is obligated to take reasonable steps to minimize the damage or the loss to the insured subject or the property. The main aim behind this principle is to ensure that the insured does not become careless towards the insured property or subject after taking the policy for covering the risk. For example, in case of fire breaking out in a factory which was covered under the fire insurance policy, the owner should try to put it out and minimize the damage as much as possible, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का। अगर किसी की फैक्ट्री में आग लगती है और उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है, तो उस केस में उसको हर एक एफर्ट करना चाहिए कि जितना हो सके वो अपने गुड्स को फायर के अगेंस्ट बचा ले जाए। सो दीज वर योर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यही 7 प्रिंसिपल्स आपके हर केस में अप्लाई होंगे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो या मरीन इंश्योरेंस हो, ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो अबाउट द इंश्योरेंस। यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस, योर फीचर्स, functions and principles of insurance. We will try to cover the next portion in the next lecture. Till then, thank you and have a nice day.